अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले बात करेंगे गजा की, जहाँ 7 रोज़ा जंगबंदी के बाद इसराइल के वहशियाना हमले जारी हैं। बमबारी में 3 सहाफ़ियों समेत 184 फ़लस्तीनी शहीद और 600 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। इसराइली हमलों में फ़लस्तीनी शोहदा की तादाद 15,000 से भी तजावुज़ कर गई है, जिनमें बड़ी तादाद में ख़वातीन और बच्चों की है। लबनान में भी इसराइली फ़िज़ाइये के हमले, हिज़्बुल्लाह का जवाब। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत का कहना है कि गजा में इसराइली बर्बरियत से खंडर बनी इमारतों के मलबे तले 6500 फ़लस्तीनी बच्चे दबे हुए हैं। और इसराइल ने दुनिया भर में हमास रहनुमाओं को कत्ल करने का प्लान बना लिया है। अमरीकी अखबार के मुताबिक हमास के साथ जारी लड़ाई खत्म होने के बाद इसराइल के जासूस लबनान, तुर्किया और कतर में मौजूद हमास के रहनुमाओं को कत्ल करने के लिए कार्रवाइयाँ शुरू कर देंगे। इसराइल से पहले अमरीका गजा में फ़लस्तीनियों का दुश्मन। अमरीका ने इसराइली फ़िज़ाइया के लिए ख़तरनाक तरीन और इंतहाई हलाकत खेज बंकर बस्टर बमों की खेप हवाले कर दी। ये बम हैं क्या, जानिए इस रिपोर्ट में। और इसराइल नवाज अमरीकी मीडिया की एक्स के मालिक टेकटैकॉन एलॉन मस्क की इसराइल मुखालिफ ट्वीट पर उन्हें ब्लैक मेलिंग की कोशिश पर मस्क के एक जुमले ने खेल को पलट दिया है। पूरी दुनिया में लोगों ने अमरीकी चैनल्स के खिलाफ बाइकॉट शुरू कर दिया है। अमरीकी फिल्मसाज कंपनी डिज्नी को नाकाबिले यकीन हद तक कारोबारी नुकसान का सामना। 2 रोज में 2 करोड़ 30 लाख सब्सक्राइबर्स ने डिज्नी की सब्सक्रिप्शन खत्म कर दी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का पहला इजलास जारी है। पार्टी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ इजलास की सदारत कर रहे हैं। में हो रहा है। आपको ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का पहला इजलास इस वक्त जारी है और पार्टी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ इजलास की सदारत कर रहे हैं, जबकि इजलास पार्टी के लाहौर मरकजी सेक्रेटेरिएट में हो रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का पहला इजलास जारी है। पार्टी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ इजलास की सदारत कर रहे हैं। इजलास पार्टी के लाहौर मरकजी सेक्रेटेरिएट में हो रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का पहला इजलास इस वक्त जारी है, जबकि पार्टी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ इजलास की सदारत कर रहे हैं। नुमाइंदा खुसूसी लाहौर अखलाक बाजवा से मजीद तफसीलात जानते हैं। जी अखलाक, बताइएगा इस इजलास के हवाले से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो है वो पार्टी कायद नवाज शरीफ और पार्टी सदर शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत जो है वो जारी है। इजलास में जो है वो सरगोदा डिवीजन से तल्लक रखने वाले जो पार्टी उम्मीदवार हैं उनके इंटरव्यू का सिलसिला जो है वो इस वक्त जारी है। मजमूई तौर पर जो अगर बात की जाए सरगोदा डिवीजन से, तो कौमी असम्बली की 11 नशिस्तों पर उम्मीदवारों के नाम जो है वो आज फाइनल किए जाएंगे। सरगोदा डिवीजन से सूबाई असम्बली की कुल 23 नशिस्तों पर उम्मीदवारों को टिकट देने का ऐलान जो है वो आज किया जाएगा। आज मुस्लिम लीग नून के सरगोदा डिवीजन से मजमूई तौर पर 105 शॉर्टलिस्टेड उम्मीदवारों के इंटरव्यू जो है वो हो रहे हैं और मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन सेल की जानिब से कौमी असम्बली की 11 नशिस्तों के लिए कुल जो है वो 38 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है और सरगोदा डिवीजन से सूबाई असम्बली की 23 नशिस्तों के लिए 67 अफराद को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। मजमूई तौर पर सरगोदा डिवीजन से कौमी असम्बली की 11 उम्मीदवारों को आज मुस्लिम लीग नून की जानिब से टिकटें जो है वो दी जाएंगी, जबकि सरगोदा डिवीजन के 23 सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान जो है वो आज किया जाएगा। जी ठीक है, नुमाइंदा खुसूसी लाहौर अखलाक बाजवा हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और एक और अहम खबर दें, पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन, पीटीआई के वर्कर्स पीटीआई के नजरियाती हलकों को धोखा। इलेक्शन कमीशन के साथ एक घिनौना मजाक, ना कोई वोट ना कोई मुकाबला, सिर्फ दिखावे के लिए खाली बैलेट बॉक्स। वकीलों ने पार्टी को हाईजैक कर लिया। पॉलिटिकल लीडरशिप और नजरियाती तबका हाथ मल, जबकि क्या वो जमहूरियत है कि जो पीटीआई इस मुल्क में लाने का प्रचार कर रही है। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन, पीटीआई के वर्कर्स पीटीआई के नजरियाती हलकों को धोखा, इलेक्शन कमीशन के साथ एक घिनौना मजाक। मजीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज के नुमाइंदे नवाब शेर से। जी नवाब शेर। जी बिल्कुल, पेशावर के इलाके रानोगढ़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का इनेकाद किया गया है और इस वक्त जो है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का ऐलान कर दिया गया है और चीफ इलेक्शन कमीशन नियाजुल्लाह नियाजी के मुताबिक तमाम उम्मीदवार जो है वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। उनके मुताबिक बैरिस्टर गौहर अली खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन मुंतखब हुए हैं, जबकि उमर अयूब जो है वो मरकजी जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर जो है उनका इंतखाब किया गया है। जबकि इसी तरह पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के लिए अली अमीन गंडापुर सदर मुंतखब हुए, जबकि बलूचिस्तान
کے لیے جو ہے وہ منیر احمد بلوچ، سندھ کے لیے عادل شیخ، جبکہ پنجاب سے جو ہے وہ یاسمین راشد جو ہے وہ صدر منتخب ہوئی ہے، اور یہ الیکشن جو ہے وہ پشاور کے علاقے رانو گڑھے میں ہوئی ہے، جس کے لیے جو ہے وہ سیکیورٹی کی بھی انتہائی سخت اقدامات کیے گئے تھے۔ جی ٹھیک ہے، آپ جی سلمان یہ بتائے گا کہ پولیٹیکل لیڈرشپ اور نظریاتی طبقہ ہاتھ ملتے رہ گئے تو پھر یہ خالی بیلٹ باکس اور یہ بیلٹ باکس کا دکھاوا کیوں کیا گیا تھا؟ جی نواب شیر، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی 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 بتائیے گا۔ جی نواب شیر بتائیے کہ یہ بدنظمی کیوں دیکھنے میں آئی؟ آپ کو بتا رہے ہیں پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے ہیں اور پی ٹی آئی کے ورکرز پی ٹی آئی کے نظریاتی حلقوں کو دھوکہ، جبکہ الیکشن کمیشن کے ساتھ ایک گھناؤنا مذاق کیا گیا ہے۔ نہ کوئی ووٹ، نہ کوئی مقابلہ، صرف دکھاوے کے لیے خالی بیلٹ باکس۔ وکیلوں نے پارٹی کو ہائی جیک کر لیا ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ اور نظریاتی طبقہ ہاتھ ملتے رہ گئے۔ کیا یہ وہ جمہوریت ہے کہ جو پی ٹی آئی اس ملک میں لانے کا پرچار کر رہی ہے؟ آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے، اور جس کا کچھ ہی دیر پہلے چیئرمین کا انتخاب کیا گیا ہے اور بیرسٹر گوہر علی پاکستان تحریک انصاف کے بلا مقابلہ چیئرمین منتخب ہو گئے ہیں۔ پی ٹی آئی کے ورکرز پی ٹی آئی کے نظریاتی حلقوں کو دھوکہ دیا گیا ہے۔ پشاور میں پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات، موٹر وے ٹول پلازا پر پولنگ سینٹر قائم کیا گیا ہے، تاہم کارکنان الیکشن سرگرمی سے دور رہے ہیں۔ مرکزی قیادت کو بھی انتخابی عمل سے دور رکھا گیا۔ پولنگ سینٹر پر کارکنان اور عہدیداران کی قلیل تعداد میں موجودگی نے پی ٹی آئی الیکشن پر سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ تجزیہ کار کہتے ہیں یہ انٹرا پارٹی الیکشن نہیں بلکہ فیس بک الیکشن ہیں۔ پارٹی الیکشن نہیں ہے بلکہ فیس بک الیکشن ہے۔ یہاں پہ کوئی ووٹنگ نہیں ہوگی، فیس بک سے رائے لی جائے گی کہ کس کو صدر منتخب کیا جائے۔ یہ سراسر الیکشن کمیشن کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کی مترادف ہے۔ یہاں پہ کوئی ووٹنگ نہیں ہونے جا رہی، صرف لوگوں کو بلایا ہے اور یہ لوگ فیس بک پہ کوئی پولنگ وغیرہ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اناؤنس کریں گے کہ فلاں جو ہے نا وہ صدر بن گیا۔ ایم کے پاکستان کے تحت آج گلشن اقبال میں جلسہ عام کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ جلسہ عام میں گلشن اقبال کے عوام بڑی تعداد میں شرکت کریں گے۔ جلسہ عام کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل ہو چکی ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں وجاہت علی عابدی سے۔ جی وجاہت بتائیے گا۔ ایم کیو ایم پاکستان کے تحت آج گلشن اقبال میں جلسہ عام کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ جلسہ عام میں گلشن اقبال کے عوام بڑی تعداد میں شرکت کریں گے۔ جلسہ عام کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل ہو چکی ہیں۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانیں گے وجاہت علی سے۔ جلسہ عام کی تیاریاں حتمی مراحل میں اس وقت داخل ہو چکی ہیں اور ایم کیو ایم پاکستان کے تحت آج گلشن اقبال میں جلسہ عام ہے۔ جلسہ عام میں گلشن اقبال کی عوام بڑی تعداد میں شرکت کریں گے۔ جلسہ عام کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل ہو چکی ہیں۔ بھارت کی بدنام زمانہ انٹیلیجنس ایجنسی را پہلی بار شمالی امریکہ میں اپنے آپریشن بند کرنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ خالستانی رہنماؤں کے قتل کی مہم میں را کی شمولیت سے متعلقہ امریکہ نے سنجیدگی سے نوٹس لے لیا ہے۔ امریکہ نے بھارتی اور کونسلیٹ سے را کے ایجنڈوں کو نکل جانے کا حکم دے دیا ہے۔ نکالے گئے اہلکار سین فرانسسکو میں را اسٹیشن کے سربراہ اور لندن میں را آپریشنز کے سیکنڈ ان کمانڈ تھے۔ گرفتار ایجنٹ نکل گپتا کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ بھی آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف کے حوالے سے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے خیرپور ٹامیا والی کا دورہ کیا ہے۔ آپ کو یہ خبر دے رہے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے ٹامیا والی کا دورہ کیا ہے۔ آرمی چیف نے بھاولپور کور کی فیلڈ ایکسرسائز کا مشاہدہ بھی کیا ہے۔ آپ کو یہ اہم خبر دے رہے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے خیرپور ٹامیا والی کا دورہ کیا ہے اور اس دورے کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ انہوں نے آرمی چیف نے بھاولپور کور کی فیلڈ ایکسرسائز کا بھی مشاہدہ کیا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے بھاولپور کور کی فیلڈ ایکسرسائز پر بریفنگ بھی دی ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ خصوصی سلمان آوان سے۔ جی سلمان بتائیے۔
जी बिल्कुल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बहावलपुर में खैरपुर टामिया वाली का दौरा किया है, जहां पर बहावलपुर कोर की फील्ड एक्सरसाइज जारी है। आर्मी चीफ ने फील्ड एक्सरसाइज का मुशाहिदा किया, जहां पर उन्हें तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। फील्ड एक्सरसाइज के हवाले से उनको बताया गया कि एक प्रोफेशनल या पेशा वाराना महारत के हुसूल के लिए मैदान जंग के जितने भी प्रोसीजर्स हैं दौरे हाजिर के तकाजों के मुताबिक, उसमें महारत के लिए जो जंगी जवान है, जंगी असलहा है, उनको तैयार किया जा रहा है। और जो एक खास तौर पर ऑपरेशनल एनवायरनमेंट है, उसके अंदर से किस तरह से ये मैन्यूवर्स होती हैं, किस तरह से जो पाकिस्तानी फौज के दस्ते हैं, टैंक्स हैं, वो किस तरह से बिहेव करते हैं, उस हवाले से तमाम तरीक़ाकार से आर्मी चीफ को आगाह किया गया। इसके अलावा इस फील्ड एक्सरसाइज के दौरान एक इंटीग्रेटेड फायर और बैटल मैन्यूवर्स का भी मुजाहरा किया गया, जिसके अंदर आर्मर्ड मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एयर डिफेंस, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स के साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी भरपूर महारत का मुजाहरा किया। और ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो है बड़े एक दूसरे के साथ मजबूत अंदाज के अंदर ताउन करते आगे बढ़ते दिखाई दिए, ताकि दुश्मन के हमले को नाकाम बनाया जा सके। इसके साथ ही आर्मी चीफ ने बादशाह जो ट्रूप्स इस एक्सरसाइज के अंदर हिस्सा ले रहे हैं उनके साथ भी मुलाकात की, उनके साथ गुफ्तगू की, और आर्मी चीफ ने उनके बुलंद पेशा वराना मयार को सराहा, आला तरबियत की मयार को सराहा, और कहा कि जिस तरह से ऑपरेशनल तैयारियां आज उन्होंने देखी हैं, जवानों का जज्बा उन्होंने देखा है, बिलाशुबा वो लायक तारीफ है। इसके साथ ही आर्मी चीफ ने ट्रूप्स को, दस्तों को हिदायत की कि वो कौम की खिदमत करते रहें, कौम की खिदमत के जज्बे के साथ मामूर रहें, और कोई भी हालात हों, किसी भी किस्म के हालात हों, कौम की खिदमत का जो जज्बा है उसको हमेशा सर बुलंद रखें। और इसके साथ ही आर्मी चीफ का ये भी कहना था कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज कौम को दरपेश तमाम तर चैलेंजेस से आगाह है, और दुश्मन के जो अज़ाइम है पाकिस्तान के खिलाफ उनको हर कीमत पर नाकाम बनाने के लिए तैयार है, और इंशाल्लाह इन अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। इसके साथ ही आर्मी चीफ ने भी कहा कि पाकिस्तान पाक फौज जो है मुल्क की दाखिली सलामती, मुल्क की जो इलाकाई सलामती है और खुद मुख्तारी है, उसका हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगी, हर मुश्किल सूरत हाल में उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। और पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस हैं, मुसल्लह अफवाज हैं, वो मादर वतन के जो सरहदें हैं हर किस्म के खतरात से उनको बचाएंगी, चाहे वो खतरात जो हैं वो कैसे भी हों, किसी भी किस्म के हों। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की सरहदों को हर किस्म के खतरात से बचाएंगी, और पाकिस्तान के दुश्मनों को इंशाअल्लाह हर कीमत पर जो है वो शिकस्त भी दी जाएगी। इससे पहले आर्मी चीफ खैरपुर टामिया वाली पहुंचे तो कोर कमांडर बहावलपुर ने उनका इस्तकबाल भी किया। जी अच्छा, सलमान अवान ये बताएगा कि जो सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जो किया जा रहा था, क्या उस हवाले के से भी कुछ ब्रीफिंग दी गई है? जी, बुनियादी तौर पर ये फील्ड एक्सरसाइज है, और फील्ड एक्सरसाइज का मकसद यही है कि जो मैदान जंग के अंदर अपनी तैयारियां जो हैं, ऑपरेशनल तैयारियां जो हैं, उनको हमा वक्त रेडी रखा जा सके, उनको किसी भी मुश्किल सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रखा जा सके। और यही वजह कि वक्तन फवक्तन ये एक्सरसाइजेज जो हैं वो मुनक्किद की जाती हैं, और इन एक्सरसाइजेज के अंदर तमाम तर जो हिस्सा लेने वाले जवान हैं, जंगी असलहा है, वेपन सिस्टम्स हैं, उनको चेक किया जाता है, उनकी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस को चेक किया जाता है। और उसके साथ ही जो असर हाजिर के तकाजे हैं, अपनी कुव्वत, अपनी सलाहियत और उसका दुश्मन के साथ कंपैरिजन जो है वो किया जाता है कि एक ऑपरेशनल एनवायरनमेंट के अंदर, एक बैटल फील्ड एनवायरनमेंट के अंदर, एक रियल टाइम एनवायरनमेंट के अंदर जो है ये तमाम से जंगी मशकें की जाती हैं। और उनका मकसद बुनियादी तौर पर जैसे कि मैंने कहा यही होता है कि अपनी जो पेशा वराना महारत है, सलाहियत है, उसको जांचा जा सके, और अपनी जो ऑपरेशनल तैयारियां हैं उनको भी परखा जा सके, उनको अप टू डेट किया जा सके। यही वजह कि आर्मी चीफ ने ये जो एक्सरसाइज देखी और वहाँ पर उन्होंने ट्रूप्स और जवानों के साथ मुलाकात की, और उस मुलाकात के अंदर की है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने खैरपुर टामीवाली का दौरा किया है। नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। एक और अहम खबर देंगे आपको। IMF ने MAFP ड्राफ्ट में मुआशी टीम से आइंदा माली साल के लिए शराइत मनवाली हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे उमर हयात से। उमर हयात, बताइएगा वो क्या शराइत थी? जी बिल्कुल, IMF ने MAFP ड्राफ्ट में मुआशी टीम से आइंदा माली साल के लिए जो माली हैं और आइंदा माली साल के लिए जो FBR का टैक्स हदफ होगा वो 11 अरब रुपए से ज्यादा रखने पर इत्तेफाक किया गया है, और माली साल के लिए वफाकी हुकूमत के जो अखराजात हैं वो 16,500 अरब रुपए तक होंगे। और इसके साथ साथ कर्ज और सूद की अदायगियों पर आइंदा माली साल 9,500 अरब रुपए से ज्यादा खर्च होंगे, और आइंदा माली साल दिफाई अखराजात का जो तखमीना है वो 2100 अरब रुपए तक लगाया गया है। और ड्राफ्ट में सब्सिडीज और ग्रांट्स की मद में जो है 3,000 अरब रुपए रखने का तखमीना लगाया गया है। सूबों को आइंदा माली साल 5,320 अरब रुपए जारी किए जाएंगे। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम के तहत 780 अरब रुपए से ज्यादा रखने का तखमीना लगाया गया है, और आइंदा माली साल जो मालियाती खसारा है वो 9,000 अरब रुपए से ज्यादा रहने का तखमीना लगाया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर हयात।
بات کریں گے ڈیزل کی قیمت کی، جس میں کمی کے باوجود کوئٹہ میں گرین بس سروس کے کرائے میں اضافہ ہو گیا۔ شہر میں گرین بس کا کرایہ 30 روپے سے 40 روپے کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں کوئٹہ سے نمائندہ بول نیوز دانش مراد سے۔ جی دانش، بتائیے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے باوجود کوئٹہ شہر میں عوام کو جو ہے وہ سفری اور معیاری سہولیات کی فراہمی کے لیے چلائے جانے والے گرین بسز کی کا جو کرایہ ہے اس میں 10 روپے کا اضافہ کیا۔ شہری بھی موجود ہیں۔ پیٹرول شہر سے سستا ہو گیا، اس نے اپنا حکومت بنایا۔ 10 روپے ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے لیے بہت بڑا چیز ہے۔ ہمارے گزارش ہے کہ پھر 30 روپے کرایہ کرے، 10 روپے پھر سستا کرو۔ شہری موجود تھے، وہ یہی مطالبہ کر رہے تھے کہ حکومت فوری طور پر جو گرین بسز کی جانب سے جو 10 روپے کا جو کرایہ ہے وہ بڑھایا گیا۔ اس جو لوگ ہیں جو شہری وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ دانش آپ کا بہت شکریہ۔ اور اوگرا نے ایل پی جی کی قیمت میں اضافہ کر دیا ہے۔ گیس کی قلت کے بعد ایل پی جی کے استعمال میں بھی اضافہ ہو گیا۔ ایل پی جی کی فی کلو قیمت 250 سے بڑھ کر سرکاری قیمت 254 کر دی گئی ہے۔ ایل پی جی کا گھریلو سلنڈر 3070 تک پہنچ گیا ہے، جس سے صارفین انتہائی پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں غلام شبیر آرائیں سے۔ جی شبیر، کیا صورتحال ہے، بتائیے۔ سردی کی شدت میں اضافہ ہونے کے بعد گیس کی لوڈ شیڈنگ برقرار ہے اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کے باعث لوگ سلنڈر کا استعمال کر رہے ہیں۔ ایک شہری ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں کہ گھر کا جو گزر سفر ہے وہ کس طرح چل رہا ہے۔ نہیں ملے تو ہم کہاں جائیں گے؟ یہاں تو بلیک میل یہ کرتے ہیں کہ ہے ہی نہیں، دکانیں بند کر دیتے ہیں، پھر ہم بولتے ہیں 300 بھی دو بھائی، بچے تو پال لیں نا، چھوٹے بچے ہیں، کیا کریں، کس کو جا کے بولیں؟ یہ بھی ہماری طرح مجبور ہوں گے، یعنی ان کو پیچھے سے مہنگا مل رہا ہوگا، یا تو اللہ کی طرف سے کوئی مدد ہو تو ہو، نہیں تو ان کو تو کسی کام کا نہیں ہے لوگ اب ہمارے لیے۔ میں نے سنا کہ گیس کی شارٹیج اور گیس کی قلت کے باعث ایل پی جی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ساتھ بہت شکریہ غلام شبیر رائے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں نمایاں کمی کے باوجود اس کے ثمرات عوام تک نہیں پہنچ سکے۔ فیصل آباد میں اشیاء خورنوش کی نرخ کم نہ ہو سکے۔ آٹے کی قیمت میں 10 روپے فی کلو اضافہ، پتی بھی 70 روپے فی کلو مہنگی ہو گئی۔ مزید فیصل آباد سے اویس ستار سے جان لیتے ہیں۔ جی اویس ستار۔ جی بالکل، گزشتہ چند ہفتوں کی بات کریں تو حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں نمایاں کمی کی ہے، لیکن جو اس کے فوائد ہیں، ثمرات ہیں، وہ عوام تک اس طرح نہیں پہنچ رہے۔ ہم کچھ شہری ہوتے ہیں جو خریداری کرنے کے لیے آئے ہیں۔ نہیں، پیٹرول کی جو قیمتیں کم ہوئی ہیں اس سے عوام کو ریلیف نہیں مل رہا۔ یہ حکومت کا ایک اچھا اقدام ہے، ٹھیک ہے، یہ بڑی اپنا خوشائند بات ہے کہ بھی پیٹرول میں جو ہے قیمتیں وہ کم ہو رہی ہیں، لیکن جو مہنگائی ہے وہ جوں کی توں ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا فائدہ عوام کو نہیں پہنچ رہا اور نہ ہی مہنگائی کم ہو رہی ہے۔ اس میں آٹا دیکھ لیں یا کوئی اپنے چینی کو دیکھ لیں، دالوں کو دیکھ لیں، گھی دیکھ لیں، سب قیمتیں وہیں کی وہیں اسٹک ہو کے کھڑی ہیں۔ جی بالکل، گزشتہ چند دنوں میں آٹا جو ہے وہ 10 روپے فی کلو سے قیمت بڑھی ہے۔ اس کے ساتھ اگر ہم پتی کی بات کریں تو 80 روپے فی کلو تک پتی کی قیمتیں بڑھی ہیں کہ جو بڑے مافی ہے جو مہنگائی کرتا ہے اس پر۔ ٹھیک ہے اویس ستار، آپ کا بہت شکریہ۔ دیگر خبریں شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ اداکارہ ہاجرہ خان کے چیئرمین پی ٹی آئی سے متعلق بڑے انکشافات۔ پروگرام ایسے نہیں چلے گا میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی منشیات استعمال کرتے تھے، انہیں منشیات کا استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہے، انہوں نے مجھے بھی منشیات آفر کی تھی۔ پی ٹی آئی جمہوری جماعت نہیں ہے، یہ سوشل میڈیا کی پارٹی تھی۔ ان کو دیکھا ہے منشیات کرتے ہوئے۔ آپ نے ان کو دیکھا ہے منشیات کنزیوم کرتے ہوئے، آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ جی جی جی، بہت سے لوگوں نے دیکھا ہے، بہت سے لوگ وٹنس ہیں۔ آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ جی۔ آپ کو آفر کی انہوں نے منشیات یا ڈرگز؟ جی جی جی، انہوں نے کی، ان کے جو قریبی دوست وغیرہ تھے، تو وہ ابھی سیاست میں بھی نہیں ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ میں ابھی ان کا نام لوں یا ان کی فیملی وغیرہ کو، ان کے نام میں نے جس وقت لکھے تھے وہ میں نے چینج کیے ہیں، وہ بھی نہیں ہے اس دنیا میں۔ ٹھیک ہے، اب تو یہ کلٹ ہے، اب تو یہ پارٹی بھی نہیں ہے نا۔ جی جی فضا صاحبہ، یہ ابھی کلٹ ہے، یہ ایک ڈیموکریٹک پارٹی بھی نہیں ہے نا۔ یہ ڈیموکریٹک کون سی چیز آپ کو نظر آتی ہے ان کے نظریے میں یا ان کے ایکشنز میں؟ یہ سوشل میڈیا کی پارٹی تھی میرے خیال میں، اور یہ سوشل میڈیا کی پارٹی ہی رہ گئی ہے ابھی تو۔ اس کتاب میں نے لکھا کیا ہے جو آپ کو برا لگ رہا ہے؟ پاکستان کا افغان باشندوں کے لیے جذبہ خیر سگالی۔ ملکی سالمیت اور استحکام کے پیش نظر حکومت پاکستان نے غیر قانونی افغان باشندوں کو واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ حکومتی فیصلے کے بعد ہزاروں کی تعداد میں افغان باشندوں کا رضاکارانہ انخلاء شروع ہو گیا۔ پاکستان نے 295 افغان باشندوں کو کینیڈا جانے میں مدد کی، جہاں انہیں 33 مختلف شہروں میں رہائش بھی فراہم کی جائے گی۔ ساتھ ہی حکومت کی جانب سے انہیں دیگر ہر ممکن مدد سہولیات بھی فراہم کی جائیں گی۔
1971 में भारतीय और मुक्ति बाहिनी के दहशतगर्दों ने मशरक़ी पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की ऐसी खिलाफ वर्जियाँ की जो मंजर आम पर नहीं आ सकी। पाकिस्तान आर्मी के गाजी लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड शुजात लतीफ़ कहते हैं कि 1971 में हमें मशरक़ी पाकिस्तान के शहर जैसूर में जाने का हुक्म मिला। हमें मुकामी अफराद समेत चारों अतराफ से दुश्मन का सामना था। मुजीबुर रहमान समेत बैनुल अक़वामी ज़राए अबलाग का प्रोपेगेंडा भी हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज था। हमने हर महाज पर दुश्मन का मुकाबला किया। मैंने 21 अप्रैल 1968 में कमीशन हासिल किया। 71 में ही हमें ऑर्डर्स मिल गए कि हमने मूव करना है ईस्ट पाकिस्तान। जसोर हमारा डेस्टिनेशन था। आई थिंक बाय 16th वी वर इन पोजीशन। अभी वी वर कवरिंग 40 माइल्स एरिया। अभी मजबूरन हमें बीच में ह्यूज गैप छोड़ने पड़े। इतने बड़े एरिया का डिफेंस करना बहुत मुश्किल हो गया। एक लोकल पॉपुलेशन हमारे पास हमारी फेवर में नहीं। हमारे सामने भी दुश्मन है, दाएं भी दुश्मन है, बाएं भी दुश्मन है, पीछे भी। हम हर तरफ से दुश्मन से घिरे थे। हमारे अगेंस्ट 5 लाख हिंदू फौज के आदमी थे, हिंदू फौजी थे जो फुली इक्विप्ड विद लेटेस्ट इक्विपमेंट। उनकी जहाज थे। उन्होंने कहा जी कि इन्होंने 3 मिलियन आदमियों को ये मुजीबुर रहमान ने प्रोपेगेंडा किया कि क्योंकि सारा इंटरनेशनल मीडिया उनके साथ था। हमारे पास जो थे उनको विद इन 1 मंथ मार्च में ही वहाँ से निकाल दिया गया था। जनरल मानिक शाह ने खुद कहा, ये मैंने उनका खुद इंटरव्यू सुना हुआ है कि ये पाकिस्तान आर्मी ने कोई बंदे नहीं मारे, ये सारा उनकी आर्मी ने ये सारा काम किया। जेनोसाइड भी किया बिहारियों का और साथ इस बदरी की उन्होंने खवातीन की बेतहाशा मुद्दा हम पे डाल दी। मुद्दा उन्होंने हम पे डाल दिया। ये मालिक शाह खुद कह रहे हैं। सिंध के तालीमी इदारों के तलबा ने पनू आकिल गैरेजन का दौरा किया। तलबा को पाक फौज की खिदमत और हरबी महारत के हवाले से आगाह किया गया। तलबा खेलों, घुड़सवारी और मालूमाती सरगर्मियों से लुत्फानंदोज हुए। तलबा और तालिबात के लिए रिवायती मौसीकी का प्रोग्राम भी मुनक़िद किया गया। तलबा और तालिबात ने पाक फौज के मुल्क के लिए खिदमत को बेहद सराहा। रुख करेंगे इस्लामाबाद का, जहां इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी आयस्को का बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। नवंबर में आयस्को की टीमों ने दौरान चेक-इन 3121 बिजली चोर धर लिए, जबकि 90 लाख से जायद के जुर्माने किए गए। उनके खिलाफ 149 FIRs का इंदराज भी किया गया। माह नवंबर के दौरान तमाम ऑपरेशन सर्कल्स में 1,51,000 से जायद मीटर्स को चेक किया गया। और अब रुख करेंगे गिलगित बल्तिस्तान का, जहां बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया है मगर शदीद सर्दी की लहर बरकरार है। गिलगित बल्तिस्तान के मौसम का हाल जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम खान से। जी नदीम खान, आगाह कीजिएगा, कैसा मौसम है गिलगित बल्तिस्तान का? बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान के अगर आज के मौसम की बात करते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान के बलाई इलाकों समेत मैदानी इलाकों में शदीद सर्दी की लहर बरकरार है और हालिया बर्फबारी का जो सिलसिला शुरू हो चुका था वो अगर आज के दिन की बात करते हैं तो आज तक जो है वो थम चुका है। और गिलगित बल्तिस्तान में सुबह से ही मौसम जो है वो साफ है मगर यखबस्ता हवाएं चल रहे हैं और सर्दी की शिद्दत जो है उसमें काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ ये बता दें कि बलाई इलाकों में शदीद सर्दी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि तमाम नदी नाले और झीलें जो हैं वो मुकम्मल तौर पर मुंजमद हो चुकी है। और हम इस वक्त दरियाए गिलगित के किनारे मौजूद है और आप देख सकते हैं कि दरियाए गिलगित की सतह जो है वो मुसलसल कम हो रही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान के बलाई इलाकों समेत मैदानी इलाकों में आइंदा चंद रोज तक मौसम साफ रहेगा मगर शदीद सर्दी की लहर जो है वो बरकरार रहेगी। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां पाकिस्तान क्रिकेट टीम कप्तान चांद मसूद की क़यादत में 3 दिसंबर से ऑस्ट्रेलिया में अपने ट्रेनिंग सेशन का आगाज करेगी, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम कैनबरा में 6 से 9 दिसंबर तक 4 रोज़ा मैच खेलेगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टेस्ट सीरीज का आगाज 14 दिसंबर को होगा। कौमी टीम की क़यादत चांद मसूद करेंगे, जिन्हें पहली मरतबा कप्तानी की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इसके अलावा स्क्वाड में दीगर तजुर्बेकार खिलाड़ियों में सरफराज अहमद, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, हसन अली, शाहीन अफरीदी और इमामुल हक शामिल हैं। 3 मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट पर्थ में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट 26 दिसंबर से मेलबर्न और सीरीज का तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच 3 जनवरी को सिडनी में खेला जाएगा। और पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर, इंजरी का शिकार स्टार फास्ट बॉलर नसीम शाह जल्द सेहतियाब होने लगे। नसीम शाह का रिहैब मुकम्मल हो गया। इंग्लैंड में नसीम शाह का रिहैब सितंबर से जारी था। आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट के स्टार
इंजरी का शिकार स्टार फास्ट बॉलर नसीम शाह जल्द सेहतियाब होने लगे। नसीम शाह का रिहैब मुकम्मल हो गया। इंग्लैंड में नसीम शाह का रिहैब सितंबर से जारी था। नसीम शाह का रिहैब मुकम्मल हो चुका है। इंजरी का शिकार स्टार फास्ट बॉलर नसीम शाह जल्द सेहतियाब होने लगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज के कंसल्टेंट मेंबर्स की तकर्रुरी कर दी है। साबिक क्रिकेटर्स कामरान अकमल, राव इफ्तिखार अंजुम और सलमान बट वहाब रियाज के कंसल्टेंट मुकर्रर कर दिए गए हैं, जबकि पीसीबी के मुताबिक तीनों कंसल्टेंट फौरी तौर पर काम का आगाज करेंगे। इन तीनों के लिए पहला असाइनमेंट न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 मैचेस की सीरीज है। सिलेक्शन ड्यूटी ना होने पर तीनों कंसल्टेंट्स स्किल्स कैंप की इजाफी जिम्मेदारियां निभाएंगे। थरपारकर में सिंधी सकाफती दिन बड़े जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। मिट्टी में अमर जगदेश नॉर्थ कॉलोनी स्कूल मिट्टी में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में बच्चों ने टैबलोस, तकरीर, रिवायती रक्स पेश किया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं थरपारकर से नुमाइंदा बोल न्यूज़ LG राठौर से, जो कि इस वक्त इस स्कूल में मौजूद हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध की सकाफत को मनाने के लिए थरपारकर के मुख्तलिफ सरकारी और निजी स्कूलों में तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। इस वक्त में मेरे साथ कुछ स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जैसे कि हम आज अजरक टोपी और शलवार खमीस पहन के आए हैं, तो हमारा सिंधी सकाफत दिन है। इस वजह से कि हम आज तकरीर, मुकाबला, डांस वगैरह हम सारे सिंधी मिलकर हम एक साथ रहेंगे इंशाल्लाह। हम यहाँ पे अपनी सकाफत को उजागर करने के लिए बैठे हैं। हमारी सिंध की सकाफत हज़ारों साल पुरानी है। उसको नए जो हमारी कौमें आ रही हैं उसमें उसकी मालूमात देना चाहते हैं। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि सिंध जो हज़ारों साल पुरानी जो तहजीब है, इस वक्त जो मिट्टी के जो निजी और सरकारी स्कूलों में तकरीबात का सिलसिला है वो जारी है। जी खबर देंगे जनूबी वज़ीरिस्तान से, जिसके मस्तान खान की अनोखी जीप की धूम है। जीप ट्रक आर्ट का शाहकार जबकि सकाफती रंगों का बेहतरीन नमूना है। मजीद क्या अनोखापन है इस जीप में, जानते हैं पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर से। जी नवाब शेर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवा रहे हैं जिसका ताल्लुक वज़ीरिस्तान से, और इसने एक ऐसी नायाब गाड़ी रखी है जिसमें वज़ीरिस्तान की सकाफत की झलक जो है वो नज़र आती है। मेरे साथ इस वक्त मस्तान खान मौजूद है, उनसे बात करते। यकीन करो, ये गाड़ी तो मैंने फौजी जीप से नीलाम से ख़रीदा। ये आर्मी का जीप था, तो उसको तकरीबन 25 साल हो गया, आराम से बनाता है। लेकिन इसको 15 लाख खर्चा हो गया। अभी थोड़ा काम बाकी है, 4-5 लाख का काम बाकी है। सब चीज जो चीज मांगता है इसका अंदर लगाया, बिजली भी लगाया, टॉप भी लगाया, CD भी लगाया, टेप भी लगाया, इंशाल्लाह तरपल भी, सब चीजें इसके अंदर है। हाँ, बाहर मुल्क से बहुत तारीफ किया, बोलता आ जाओ बाहर, दुबई में आ जाओ, सऊदीया में बहुत लोग फोन करता है, बोलता है लंच में गाड़ी कराची में भेजो, गाड़ी इधर लाओ चक्कर के लिए 1 महीने के लिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मस्तान खान का यही कहना है कि उन्होंने ये गाड़ी जो है वो बहुत मेहनत से तैयार की है और खैबर पुख्तनख्वा की सकाफत की झलक जो है वो नुमाया नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया नवाब शेर। फ़लस्तीन कश्मीर यकजहती मार्च। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक मुजफ्फराबाद में बोल न्यूज़ के नुमाइंदे बशारत मुगल से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। कहते हैं कि गम की घड़ी में गज़ा और कश्मीर के मुसलमानों के साथ हैं। आलमी बरादरी गज़ा में फ़ौरन जंगबंदी करे। अगर जंगबंदी ना की गई तो यह आलमी जंग का रूप धार सकती है। मज़ीद अहवाल बता रहे हैं बशारत मुगल। कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में, जहाँ अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मोहतरम सिराजुल हक साहब इस वक्त मुजफ्फराबाद पहुँच चुके हैं। वो फ़लस्तीन और कश्मीरियों के लिए क्या जज्बात रखते हैं और अक़वामी आलम से इस मौके पर वो क्या मुतालबा करते हैं। सबसे पहले अमीर मोहतरम आपका शुक्रिया, मुजफ्फराबाद पहुँच चुके हैं। क्या फीलिंग्स हैं आज इस इवेंट के हवाले से आपकी, और क्या कहना चाहेंगे मजलूम कश्मीरियों के लिए और फ़लस्तीनियों के लिए जो जुल्म बर्बरियत सह रहे। अहले मुजफ्फराबाद के शुक्रगुज़ार कि उन्होंने फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती के लिए आज इतने बड़े अजीम मुजाहरे का अहतमाम किया है, और आज की इस मुजाहरे से गज़ा के मुसलमानों को भी और मकबूजा कश्मीर के लोगों को भी ये पैगाम पहुँचेगा कि आज़ाद कश्मीर के लोग, पाकिस्तान के लोग गम, दर्द और तकलीफ़ के इस मौके में उनके साथ है। इस वक्त गज़ा भी एक जेल खाना है जहाँ चारों तरफ मुआसरा है और ऊपर से बमबारी है, और मकबूजा कश्मीर भी एक अजीम जेल खाना है जहाँ बड़ी तादाद में लोग एक अरसे से कैद में है, जेल में है। हम शुरू से यही मौक़िफ़ रखते हैं कि फ़लस्तीन और कश्मीरियों का मसला बिल्कुल एक है, और इन दोनों खित्ते के जो अवाम है वो आज़ादी के लिए जद्दोजहद में मसरूफ़ है।
یہ جہاد کر رہے ہیں، اور پاکستان کو ان دونوں حوالوں سے ان کا ساتھ دینا چاہیے. ایک انسانیت کا حوالہ بھی ہے اور پھر ایک امت ہونے کا حوالہ بھی ہے. 8 دن کی جنگ بندی کے اسرائیل نے پھر بمباری کی ہے. کل 109 ہمارے بہن بھائی شہید ہو گئے. اس پر افسوس کا اظہار کیا ہے، لیکن قراردادوں سے تو کوئی کام نہیں بنتا، اس لیے کہ 1000 قرارداد اب تک UN میں فلسطین کے حق میں پاس ہو گئے ہیں. بالکل امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق صاحب سے بات ہوئی. ان کا یہی کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر، فلسطین کے اندر جو ظلم و بربریت ہو رہی ہے، اقوام عالم کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. اور ساتھ ہی ان کا یہ کہنا ہے کہ جو OIC اسلامی ممالک کی تنظیم ہے اور دنیا میں جو انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں ہیں ان کو بھی. ٹھیک ہے بشارت، آپ کا بہت شکریہ. اہم خبر دیں گے آپ کو چنیور سے، جہاں نجی ہوٹل میں سلنڈر پھٹ گیا ہے. آگ نے پورے ہوٹل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. ریسکیو کی 3 گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف عمل ہیں. پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی ہے. آپ کو یہ خبر دے رہے ہیں جہاں چنیور میں نجی ہوٹل میں سلنڈر پھٹ گیا، آگ نے پورے ہوٹل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. مزید تفصیلات جانیں گے مدثر قاظمی سے. جی مدثر بتائے گا، کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا؟ ہاں جی، ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے کہ اس میں جانی نقصان ہوا. یہ جھنگ روڈ پر واقع شریف ہوٹل ہے جس میں 1 ماہ میں دوسری بار یہ سلنڈر پھٹنے کا واقعہ پیش آیا ہے، اور آگ اتنی زیادہ ہے کہ 3 سے 4 گاڑیاں ریسکیو 122 کی آگ بجھانے میں مصروف ہے. دوسری جانب اسسٹنٹ کمشنر جو وہ اور ان کے ساتھ پولیس کی بھاری نفری بھی موجود ہے. جو ہوٹل ہے، ہوٹل کی پچھلی سائڈ پر ہوٹل والوں نے ہی 25 سے 30 سلنڈر جو ہے وہ سٹور کر رکھے ہیں، اور ہوٹل کی بیک سائڈ پہ ایک سلنڈر کو بھی آگ لگی ہوئی ہے. جب بول نیوز کی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر اسسٹنٹ کمشنر کو جب نشاندہی کروائی تو اسسٹنٹ کمشنر نے وہ علاقہ سارا خالی کروا دیا ہے، اور اس وقت جو ہے جو ریسکیو کی ٹیمیں ہیں وہ آگ بجھانے میں مصروف ہے. لیکن یہاں پر آپ کو بتاتے چلوں کہ انتظامیہ کی مبینہ غفلت ہے کہ یہ ضلع میں دوسری مرتبہ ایک ہی ہوٹل میں یہ سلنڈر پھٹنے کا واقعہ ہوا ہے. ہوٹل میں بھی کسی قسم کا کوئی ٹریٹمنٹ کرنے کا، جو موقع پر فرسٹ ایڈ پہنچانے کا یا آگ بجھانے کا کوئی آلات موجود نہیں تھے. یہ بڑے پیمانے پر آگ لگی ہوئی ہے، اور آگ کا جو داروکار ہے وہ ساتھ جو دوسرے گھر ہیں ان تک پہنچ رہی ہے، اور ریسکیو کی ٹیمیں جو 4 سے 5 گاڑیاں ہیں وہ اس وقت آگ بجھانے میں مصروف ہے. ٹھیک ہے مدثر، آپ کا بہت شکریہ. اور ہالی ووڈ ایکشن فلم فیروزیہ کا ٹریلر جاری، آئندہ سال سینما گھروں کی زینت بنے گی. اور متحدہ عرب امارات کا نیشنل ڈے، پاکستان اور متحدہ عرب امارات کی تاریخی تعلقات پر گانا ریلیز کر دیا گیا. اور اس کے ساتھ ہی بول نیوز سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bolnews.com. دیکھتے رہیے بول. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.